Good morning everyone. वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस हैं वो अप्रैल 23 और 29 अप्रैल को होंगे, दो फेजेस के अंदर। अब इससे पहले जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया है, SIR की जो प्रोसेस है, वो यहाँ पे चल रहा था। एंड यहाँ पर नोट करने को ये मिला कि टोटल 91 लाख जो नेम थे ना, वो यहाँ से काटे गए हैं। अब आप नोटिस करोगे कि जो लगभग 63 लाख नाम थे वो पहले ही कट कर दिए गए थे, पहले ही हटा दिए गए थे। फिर कुछ 60 लाख के आसपास नाम थे जो एजुकेशन के अंदर थे। एंड फाइनली उनमें से 27 लाख नाम जो हैं वो काट दिए गए हैं, यानी कि इन टोटल 91 लाख नेम्स कट हुए हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें 2021 की, तो उस टाइम लगभग 7 करोड़ 34 लाख वोटर एलिजिबल थे। एंड इलेक्टर्स में नोटिस करोगे लगभग 12% की कमी हमें देखने को मिली, यानी कि वोटर्स श्रिंक हो चुके हैं क्योंकि उनके नाम काट दिए गए हैं। अब सवाल आता है कि ये नाम आखिर कटे कहाँ से हैं। देखो, ज्यादातर जो आपको डिलीशंस देखने को मिलेंगे वो मुर्शिदाबाद से देखने को मिलेंगे, साथ में ही नॉर्थ 24 परगना और मालदा। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी कि वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो मुर्शिदाबाद के अंदर ही है। एंड वहीं से सबसे ज्यादा नाम जो हैं डिलीशंस हैं जो किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें नॉर्थ 24 परगना की, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ निकलता है, राइट। एंड मालदा में भी जो परसेंटेज मुस्लिम पॉपुलेशन का है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर जिनके नाम कट गए इनके पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि जो 27 लाख नाम अभी यहाँ पे काटे गए हैं ना, इनके पास ऑप्शन है कि वो 19 एपलेट जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहां पर अप्लाई करें, राइट। वहां पर अकॉर्डिंगली अपना नाम इंक्लूड करवाने की कोशिश करें। बट ध्यान रखिएगा, ये अगर इंक्लूड हो भी जाएंगे ना तो अगली बार के इलेक्शंस के लिए होंगे, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, उसकी डेट अब खत्म हो चुकी है। उनमें इन 91 लाख लोगों को वोट देने का यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। दोस्तों, डेट है आज की 8 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW, यहाँ पर जाकर आप इसकी PDF को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों जो आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है मिशन मित्रा के रिगार्डिंग। अब सबसे पहले तो आप मित्रा की फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए। मित्रा की फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। अब ये है क्या? देखो, आप लोग जानते होंगे कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, दैट इज योर गगनयान मिशन। और गगनयान मिशन में जो 4 एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे डेजिग्नेटेड हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं गगन यात्री, राइट। अब देखो, जब हम स्पेस में होंगे, राइट, तो उस टाइम के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारे जो गगन यात्री हैं वो कैसे परफॉर्म करें, मतलब कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे, अपने आप को कैसे अडेप्ट करेंगे। क्योंकि देखो, वहां पे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, तो मेंटल ट्रेनिंग होनी उनकी बहुत ज़रूरी है, फिजिकल ट्रेनिंग उनकी बहुत होनी ज़रूरी है, अडेप्ट होना उनको बहुत ज़रूरी है। ऐसे एरिया में रहना होगा जहां पर जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही कम होगा, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है जिसको हम हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं, प्लस आइसोलेशन में आपको रहना पड़ेगा। इसके लिए हमें इनको रेडी करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पर इसरो ने यहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया है, मिशन मित्रा, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रहा है? लेह लद्दाख के अंदर हो रहा है, जहां पर देखा जा रहा है कि गगन यात्री, जो यहाँ पे आपको 4 गगन यात्री देखने को मिलेंगे, और हमारी जो ग्राउंड कंट्रोल टीम है उनके बीच में कैसे अच्छे से कम्युनिकेट हो पा रहा है, कैसे हम डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव तरह से यहाँ पे कर पाएंगे इस एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 4 जो आपके एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट हैं वो आप यहाँ पे इन पिक्चर में देख भी पाओगे। इनके नाम है शुभांशु शुक्ला जी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। प्रशांत बालाकृष्ण नायर जी का नाम भी सुना होगा। इसके अलावा अजीत कृष्णन एंड आपके अंगद प्रताप जी, ये आपके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसरो ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है विद द इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड प्रोटो प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर। इन सब ने मिलकर यहाँ पे ये मित्रा को यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर लद्दाख को ही क्यों चुना गया, कोई और जगह चुन लेते।
सिंपल सी बात है, देखो लद्दाख में टेम्परेचर काफ़ी कम है, लद्दाख में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, लद्दाख में अकेलेपन में रहना पड़ता है। तो यही सारी कंडीशंस हमें यहाँ पे, जब गगन यात्री को यहाँ पे इसी के लिए तो ट्रेन करना था, तो सबसे बढ़िया हमारे लिए यहाँ पे लद्दाख ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी लोकेशन हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है, लगभग 3500 मीटर है अबव द मीन सी लेवल। काफ़ी समय, लगभग 6 महीने साल के ऐसे होते हैं जब टेम्परेचर जीरो से कम आ जाता है, बहुत कम बारिश होती है, मॉइस्चर लेवल काफ़ी कम होता है। तो कहीं ना कहीं लद्दाख अपने आप में काफ़ी आइडियल हो जाता है। तो उसी को हम यहाँ पे सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो भी मिशन मित्रा से हम सीखेंगे उसके माध्यम से गगनयान मिशन को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मदद देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर पुरी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। देखो सबसे पहले बात तो आप सब लोग जगन्नाथपुरी के बारे में जानते होंगे। दरअसल में उड़ीसा के अंदर यहाँ पर एयरपोर्ट जो है, श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जो बन रहा है, इसके माध्यम से कोशिश ये है कि पुरी के साथ जो कनेक्टिविटी है ना, वो और ज़्यादा बेहतर हो पाए, ताकि हमारे जो भी टूरिस्ट वगैरह हैं वो आराम से वहाँ पे पहुँच पाएँ, श्रद्धालु आराम से पहुँच पाएँ। दैट इज़ द एंटायर फोकस। अब इसके लिए ना लगभग 27 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है उसको हमें यहाँ पे काटना पड़ेगा, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर हम यहाँ पे एयरपोर्ट बना पाएँ। ठीक है। अब इसके लिए ना बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला होता है स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस। स्टेज 1 ना एक तरह से इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता है, मतलब कहने का मतलब, देखो प्रोसेस होता है, स्टेज 1 होती है, फिर स्टेज 2 आएगी, इस तरह से इनको अप्रूवल मिलता है। स्टेज 1 में मतलब स्टार्टिंग में एक तरह से अग्री कर गए कि हाँ यार कि ठीक है, इस वाली ज़मीन को जो फॉरेस्ट लैंड है इसको नॉन फॉरेस्ट के लिए हम डाइवर्ट कर सकते हैं। अब ये क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा मैंडेटेड है अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये बात लिखी गई है कि आपको अप्रूवल लेना कंपलसरी है। कौन देगा अप्रूवल? देखो या तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो हो गया, या उसका रीजनल ऑफिस हो जाता है। अब इसमें भी ना कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना कंपलसरी है। इसका मतलब क्या है कि देखो मान लो अगर आपने यहाँ से फॉरेस्ट काटा, इसकी जगह किसी दूसरी एरिया में आपको यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां पर आप जंगल लगाएं, राइट। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो आपने जंगल काटा, ठीक है, जंगल काटने की वजह से बहुत सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज का नुकसान हो गया। कैसी इकोलॉजिकल सर्विसेज? देखो जैसे आपके पेड़ होते हैं, वो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल कंजर्वेशन, क्या इन सब चीज़ों का नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो क्योंकि आपने पेड़ काटे हैं ना, तो ये सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज हमारी चली गई हैं। अब इसके लिए आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो जो पेमेंट, जो मॉनेटरी वैल्यू इन इकोलॉजिकल सर्विसेज को असाइन की जाती है ना, उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये वन टाइम पेमेंट होती है जो यहाँ पे देनी होती है। जो पैसा आएगा उसका हम कंपा फंड, जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, उसमें हम यहाँ पे इस फंड को लेकर आएंगे, एंड अकॉर्डिंगली उसको फिर नए पेड़ लगाने के लिए, इकोलॉजी को रिस्टोर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्टेज 1 क्लियरेंस के अंदर आप देखने मिल जाएंगी। अगर यहाँ पर सब सही रहता है तो फिर स्टेज 2 का फाइनल अप्रूवल यहाँ पे दे दिया जाता है, एंड उसके बाद फिर जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू कर दी जाती है। अब देखो आपको याद होगा, अगर आप प्रीलिम बूस्टर थोड़े लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो दरअसल में ना 2023-24 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था, और काफ़ी कंसर्न भी लोगों ने इस अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जाहिर किया था। एक्चुअली पता क्या था, कुछ एग्जेम्पशन दे दिए गए थे कि देखो ये जो सारे प्रोसेसेस है ना, ये हर एक प्रोजेक्ट को करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, मतलब 100 किलोमीटर विद इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, तो वहां पर देखो यार, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट करना है हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए, तो फिर वहां पर देखो इतना इन्वायरमेंट का थोड़ा साइड भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से मान लो कहीं पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, कहीं लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, कई छोटे लैंड पैचेस हैं, उन सब चीज़ों के लिए या सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सारी चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, या फिर इनके लिए जो रेगुलेशंस थे वो काफ़ी आसान कर दिए गए थे। बाकी देखो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से इससे फ़ायदा यही होता है कि आप ना क्या करते हो कि प्रॉपर कंप्लाई करते हो, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी ज़मीन थी, जंगल की ज़मीन, उसको काट दिया ना। आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, एंड अभी यही प्रोसेस जो है फॉलो किया जा रहा है फॉर द पुरी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस। समझते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले तो आप लोग
सर्विस सेक्टर के बारे में तो समझते हैं। हाँ सर, सर्विस सेक्टर हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ते हो ना अपनी इकोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, आपका सर्विसेज, इन सब के बारे में, राइट। अब सर्विस सेक्टर ना भारत की जीडीपी में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 50% से भी ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ही है, और ठीक ठाक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, राइट। अब पॉइंट पता क्या है, हमारे देश में ना एनएसओ अलग अलग सर्विस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का सर्वे सुना होगा, ये एनएसओ ही कंडक्ट करवाता है अंडर मोस्पी, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होता है। ऐसे ही एक और सर्वे आता है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर वाले हुए, उनके लिए भी एनएसओ सर्वे करता है। पर हमारी देखो जो सर्विस सेक्टर वाली एंटरप्राइजेज हैं, जिनको प्रॉपर एक्ट्स के माध्यम से बनाया गया है, उनके लिए हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस अभी तक नहीं था। आई रिपीट, अभी तक नहीं था। तो एनएसओ ने क्या किया है, एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने पहली बार एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज सर्वे जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। अब ये वर्ड देख रहे हो, इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब देखो ऐसी कंपनीज या ऐसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत या फिर एलएलपी एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे कवर करी गई हैं या फिर उनके अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, तो इनको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड एक्टिव, इनकॉर्पोरेटेड आपकी कंपनीज जो हैं। तो जो भी हमारी सर्विस सेक्टर की इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज है ना, उनका हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस यहाँ पे तैयार किया है। वो डेटाबेस के हम इस्तेमाल करेंगे पॉलिसी मेकिंग के लिए। अब इसमें हमारी अलग अलग सर्विसेज, जैसे आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिकली सर्विस सेक्टर यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसका रेफरेंस पीरियड होगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25। एंड यहाँ पर ना डेटा जो इकट्ठा किया है इन्होंने, जीएसटीएन का डेटा लिया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क का सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। उस बेसिस के ऊपर इन्होंने यहाँ पर पूरा पूरा जो डेटाबेस है यहाँ पर बनाया गया है। अब सवाल आता है कि एनएसओ खुद से ये कैसे कर लेता है। देखो एनएसओ के पास ये पावर्स है, कैसे, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के माध्यम से और जन विश्वास एक्ट 2023 के माध्यम से। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये जो आपका एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज यहाँ पे लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, एनएसओ ने पहली बार इसको लॉन्च किया है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज रिगार्डिंग कोईकोड वायनाड टनल प्रोजेक्ट। थोड़ा इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखो इसके लिए हमें जाना होगा कहाँ पर, हमें जाना होगा केरला में। अब केरला की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो यहाँ पर केरला में आपको कोईकोड देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर है वायनाड, ठीक है। अब ये जो कोईकोड और वायनाड है ना, इसको कनेक्ट करते हुए एक यहाँ पे आपको टनल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें बीच में और भी जगह आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैपाडी आ गया, कलाडी आ गया, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लोकेशंस देखने को मिल जाती हैं। पॉइंट पता क्या है, इन दोनों को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ताकि फायदा क्या हो। अरे कनेक्शन से क्या होता है, ट्रेवल टाइम कम होता है, कंजेशन कम हो जाता है, कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाती है। बट कंसर्न्स भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर से क्या गुजरते हैं सर, हमारे वेस्टर्न घाट्स गुजरते हैं, और आप लोग जानते होंगे वेस्टर्न घाट्स बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल होते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट हमारी कमेटीज बनी है, कस्तूरी रंगन कमेटी हो गया, राइट, एंड आपका गाडगिल कमेटी हो गया, आप सबने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। तो पॉइंट यही है कि ये जो पूरा रीजन है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भी बिल्कुल पास में है। तो ये यहाँ पे टनल प्रोजेक्ट बनाने से कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस का खतरा आता है, इकोसिस्टम पूरा हमारा यहाँ पे डिसरप्ट हो जाता है। और एक कंसर्न पता कब आया, 2024 में। आपको याद होगा 2024 में वायनाड में बहुत ही भीषण लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिली थी, जिसमें 400 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। अब उससे भी टनलिंग वाइब्रेशंस भी एक थे साथ में, उसके साथ लिंक्ड। तो इसका भी लोगों को डर है कि यार ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा। तो एक्चुअली ये मुद्दा ना केरला हाई कोर्ट के पास गया था। वहां पर एक केस चला, वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इसके अंदर केरला हाई कोर्ट ने बोला कि देखो यार प्रोजेक्ट ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि हाँ यार कुछ एनवायरनमेंट को कंसर्न्स हैं, पर अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो बस ध्यान रखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। ये केरला हाई कोर्ट ने बोला। फिर ये मुद्दा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट लेकर गए कि नहीं यार मतलब आप रोकिए इस प्रोजेक्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, हम इन मुद्दों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने अप्रूवल दिया हुआ है, और अगर मान लो कोई वायलेशन वगैरह भी होता है ना, तो वहां पर फिर आप एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। तो इसी वजह से यहाँ पे न्यूज में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये 8.73 किलोमीटर की ट्विन ट्यूब टनल है। ट्विन ट्यूब मतलब इस साइड भी आपको है और इस साइड भी, और इधर भी 2 लाइंस है, इधर भी 2 लाइंस है। और ये प्रोजेक्ट जो है केरला स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इसको
एग्जीक्यूट कर रही है। एंड इस तरह से यहाँ पर ये ट्विन ट्यूब यूनिडायरेक्शनल आपको टनल आपको देखने को मिल जाएंगी। लोकेशंस मैंने आपको बता दी कैसे ये कनेक्ट कर रही है, एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के काफी ज्यादा पास में है। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग ऑक्टोपस। अब देखो ऑक्टोपस के बारे में ना बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग रिसर्च यहाँ पे आई, जिसको न्यूज़पेपर्स ने काफी कवर भी किया। चलो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ऑक्टोपस के बारे में बता देता हूँ, फिर रिसर्च के बारे में आता हूँ कि रिसर्च क्या थी। देखो ऑक्टोपस ना, देखो आप सबको पता होगा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। इंटेलिजेंस तो नहीं दिख रही होगी, बट वैसे इनको काफी इंटेलिजेंट माना जाता है। इनकी ना बॉडी अपने आप में एक सॉफ्ट बॉडी होती है, काफी आराम से इनकी मूवमेंट हो जाती है। अब लगभग ना दुनिया में ऑक्टोपस की 300 अलग अलग प्रकार की स्पीशीज हैं। अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपका जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस हो गया, ये बहुत बड़ा होता है, ये सबसे लार्जेस्ट स्पीशी है ऑक्टोपस की, जो कि कोल्ड पैसिफिक में पाई जाती है। कॉमन ऑक्टोपस हो गया जो आमतौर पे देखा जाता है, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, डम्बो ऑक्टोपस हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑक्टोपस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब पहली बात तो आप ध्यान में रखिएगा, जो ऑक्टोपस होते हैं ना, वो दरअसल में कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स का मतलब ये आपके मीट एनिमल्स को यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके छोटी फिशेस हो गया, क्रस्टेशियंस, उनको कंज्यूम करते हैं। अब ऑक्टोपस को खुद को बचाना होता है, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंक छोड़ देते हैं तो सामने वाला इनको खाने नहीं आता। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज का मतलब होता है ये अपना रंग या अपनी शेप बदल लेते हैं अपनी सराउंडिंग से, और इसीलिए इनको स्पॉट करना काफी मुश्किल हो जाता है, अपना टेक्सचर बदल लेते हैं। और बाकी देखो इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी स्किल अच्छी होती है। इनफैक्ट ना आपको याद होगा, ठीक है, एक फीफा वर्ल्ड कप के अंदर ना हुआ क्या था, जब फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था, तो एक ऑक्टोपस थे, आप लोग मुझे बताना भी, उनका नाम भी बताना उस ऑक्टोपस का। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि कौन किसी मैच को कौन जीतेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी भी रही है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मेमोरी, तो इनको ना ऐसा माना जाता है कि इनकी ना इनकी इनकी क्षमता बड़ी शानदार होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा दिमाग इनको यहाँ पे पास होता है। अब इनकी जैसे 300 के लगभग स्पीशीज हैं ऑक्टोपस की, तो कुछ का आईयूसीएन स्टेटस आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिलेगा, कुछ का डेटा डेफिशिएंट है, क्योंकि यार हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं इन अलग अलग प्रकार के ऑक्टोपस की, तो इसीलिए रिसर्च चल रही है। इसी रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग पता क्या आई, कि जो मेल ऑक्टोपस होते हैं ना, उनके पास एक स्पेशल आर्म होता है, स्पेशल आर्म जिसको हम हेक्टोकॉटलस यहाँ पे नाम देते हैं। अब इस आर्म का पता क्या इस्तेमाल करते हैं, इससे ये फीमेल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो मेरीन है, पानी है नीचे, वहां पर ना प्रॉपरली दिखता नहीं है, ठीक है, कंप्लीट डार्कनेस है मान लो किस जगह के ऊपर, पर एक मेल को यहाँ पर एक फीमेल को ढूंढना है, उसके लिए वो क्या इस्तेमाल करता है, हेक्टोकॉटलस, ठीक है ना, एक स्पेशलाइज्ड आर्म है, जिसके माध्यम से जो स्पर्म को ट्रांसफर करना हो, फीमेल्स को केमिकली सेंस करना हो, वो पॉसिबल हो जाता है। ये जो इनकी आर्म होती है, ये हार्मोन्स को डिटेक्ट करती है, जैसे आपका प्रोजेस्टेरोन हो, इससे आपको महिलाओं को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। तो देखो पॉइंट वही है कि इन दी एंड ऑक्टोपस अपने आप में बहुत ही दिमाग वाले लोग हैं। एंड यहाँ पर भी यही देखने को मिलता है कि इस स्पेशल आर्म का इस्तेमाल करके अंधेरे के अंदर भी जो मेल ऑक्टोपस है वो फीमेल ऑक्टोपस को आराम से आइडेंटिफाई कर पाता है। ये अभी यहाँ पे नई रिसर्च ने यहाँ पे पाया है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था GSC7 के बारे में, तो बिल्कुल दोस्तों ये सरसों की ही 00 मस्टर्ड वैरायटी है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अमरावती की दोस्तों बात करें तो ये उड़ीसा में नहीं बल्कि आपका आंध्र प्रदेश की आपको ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी आपको देखने को मिलेगी, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और जब बात करते हैं ना अखिल भारतीय रविदास महासभा की, तो दरअसल में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी नहीं बल्कि आपके जो बाबू जगजीवन राम जी है ना, उन्होंने दरअसल में इसको फाउंड किया था, तो इसलिए स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।